वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार गुप्ता। कक्षा 10 का टॉपिक हम ले रहे हैं, पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक, और इसका तीसरा बिंदु आज हम देखेंगे जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नामकरण हमारे को देखने हैं। तो हम एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन के नामकरण की। देखिए, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपको ध्यान में रखना है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उतने कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, एल्केन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, मान लीजिए 5 कार्बन का एल्केन का सूत्र आपको लिखना है तो C5 हो गया, और हाइड्रोजन आप क्या करना है, दुगने से 2 ज्यादा, मतलब 5 का दुगना हो गया 10, 10 में 2 अपन ने ऐड कर दिए, हो गए 12, यानी 5 कार्बन के एल्केन का सूत्र हो गया है C5H12। इसी तरह से आप कितने ही कार्बन का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 कार्बन का सूत्र लिखना है तो आप C10 कर दीजिए, और हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगने से 2 ज्यादा, यानी कि 22 हम कर देंगे। तो ये हो गया अपने 10 कार्बन के एल्केन का सूत्र, जिसको कहा जाता है डेकेन, और 5 कार्बन को कहा जाता है पेंटेन। ये नाम अभी अपन देखेंगे आगे, लेकिन आपको ये सामान्य सूत्र ध्यान में रखना है। अच्छा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में भी कंपैरिजन कर ले अपन सूत्र में, तो एल्केन का सूत्र देखो H2n+2, यानी दुगने से 2 ज्यादा है, जबकि जो एल्कीन होगा उसमें हाइड्रोजन दुगने होते हैं, कार्बन की तुलना में जस्ट डबल होते हैं केवल, इसलिए इसका सूत्र होता है CnH2n, सामान्य सूत्र। और एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम होती है, दुगने से 2 कम होती है, यानी 2n, ये दुगना कर दिया और इसमें से 2 कम कर दिया अपन तो -2 कर देंगे, तो ये हो गया एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र हमारे को ध्यान में रखने हैं। एल्केन एक संतृप्त यौगिक है, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे एकल बंध पाए जाते हैं, और जब कार्बन कार्बन एकल बंध होता है तो उन यौगिकों को हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। साथ ही साथ एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। अब पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पैरम का मतलब होता है कम, और एफिन्स बनाए, एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशीलता, यानी एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको बहुत सरल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा बच्चों। तो पैराफिन्स मतलब पैरम यानी कम, एफिन्स मतलब क्रियाशील, अर्थात बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनका नाम एक पैराफिन्स भी रखा गया है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, यानी नामकरण। अब नामकरण करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हमारे को ध्यान रखना है, और वो नियम ध्यान में रहेंगे तो हम बड़ी आसानी से किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामकरण हम कर सकते हैं। पहले हम नियम देख रहे हैं एल्केन के नामकरण का। अब एल्केन के नामकरण में सबसे पहले बात करनी है हमारे को, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला बन रही है उस श्रृंखला को हम मानते हैं मुख्य श्रृंखला, या उसको हम मात्र श्रृंखला भी कहते हैं। तो सबसे पहले लंबी मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है, और इस मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी समूह रह जाते हैं उन समूहों को नाम दे दिया जाता है प्रतिस्थापी का। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक ये श्रृंखला बना दी है, अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला हम देखें तो CD श्रृंखला ही सबसे लंबी श्रृंखला होगी, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन आते हैं। अब इस श्रृंखला के बाहर जो ये समूह रह गए ना, जो भी श्रृंखला के बाहर, मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी समूह रह जाते हैं उन सभी समूह को कहा जाता है प्रतिस्थापी। अब बात करते हैं हम, जब 2 या अधिक समान कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं बन रही हो तो आपको उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। प्रतिस्थापियों की संख्या जिसमें अधिक होगी वो आपकी यहां पर मुख्य श्रृंखला होगी। जैसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां आप ध्यान से समझिए, हम यदि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करें इसमें, तो हम एक सबसे लंबी श्रृंखला हमारी ये वाली हो सकती है जिसमें कुल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, यानी 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहां पर हमारी बन रही है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला इस तरह से भी बन सकती है हमारी, इस तरह से भी कार्बन जुड़े हुए हैं इसमें,
तो अब इसमें भी आप देखिए, इसमें भी 6 कार्बन हो गए, तो यानी ये भी 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। इसी प्रकार से एक श्रृंखला हमारी ये भी हो सकती है, इसमें भी कुल मिलाकर के 6 कार्बन यहां पर हो गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन की 3 श्रृंखलाएं यहां हमारे को प्राप्त हो रही है। लेकिन हम चुनाव किस श्रृंखला का करें यह हमारे को ध्यान रखना है। अब देखिए आप, यदि हम सीधी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, सीधी श्रृंखला का चुनाव करने पर हमारे को 2 प्रतिस्थापी बाहर की तरफ मिलते हैं। एक 2 कार्बन का प्रतिस्थापी है और एक ये 1 कार्बन का प्रतिस्थापी होता है। यानी सीधी श्रृंखला चुनने पर 2 प्रतिस्थापी हमारे को यहां पर प्राप्त होते हैं। और यदि हम मान लीजिए सीधी श्रृंखला न चुन करके और इस श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो इसके बाद यहां पर सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी हमारा रहता है, आइसोप्रोपिल प्रतिस्थापी। यानी 2 हमारी अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन जिस सबसे लंबी श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है वही हमारा मुख्य श्रृंखला होती है। इसीलिए आपकी यहां पर मुख्य श्रृंखला सीधी श्रृंखला होगी। ध्यान रखना, आप नीचे वाली श्रृंखला का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी श्रृंखला में आपके प्रतिस्थापियों की संख्या 2 है, जबकि साइड वाली श्रृंखला का चयन करते हैं तो उसमें प्रतिस्थापी होता है मात्र 1। और प्रतिस्थापियों के बाद अब हम करते हैं इनका नामकरण। देखो, नामकरण करने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाता है। अब प्रतिस्थापियों का नाम हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ये कुछ प्रतिस्थापी मैंने यहां पर बनाए हैं, आपको ध्यान से देखने हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी है मैथिल प्रतिस्थापी, 1 कार्बन का प्रतिस्थापी है और एक संयोजकता यहां पर फ्री है। बच्चों ध्यान रखना, ये जो संयोजकता फ्री है ये किससे जुड़ती है, ये आपकी जुड़ती है मुख्य श्रृंखला से। इसीलिए जो भी प्रतिस्थापी होते हैं उनमें एक संयोजकता फ्री रहती है जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई रहती है। CH3 समूह है, इसका नाम होता है मैथिल। इसी तरह से 2 कार्बन की यदि प्रतिस्थापी आपके पास है जिसमें 1 कार्बन पर संयोजकता मुक्त है, तो यह कहलाता है एथिल समूह या एथिल प्रतिस्थापी। इसी प्रकार से 3 कार्बन का है, ध्यान से समझना बच्चों, यहां से आपके दिमाग का टेस्ट चालू होता है। 3 कार्बन का है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है और एक पहले कार्बन पर संयोजकता फ्री है, तो इसको कहेंगे अपन नॉर्मल। याद आ रहा है आपको, N से भी इसको लिखा जाता है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोपिल प्रतिस्थापी। और ये वाली स्थिति यदि आ जाए, हमने पहले भी पढ़ा था, ये वाली स्थिति यदि आ जाती है तो कहलाता है आइसो। तो ये हो गया 1 2 3 कार्बन का है और बीच वाले कार्बन पर संयोजकता फ्री है, आइसो वाली स्थिति प्राप्त हो रही है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल प्रतिस्थापी। इसी प्रकार से यदि 4 कार्बन की हम सीधी श्रृंखला ले रहे हैं और पहले कार्बन पर संयोजकता फ्री है, यानी ये सीधी श्रृंखला है, सीधी है तो एक बार फिर नाम आ जाएगा आपका नॉर्मल, और 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूटिल। अब देखिए, आपका मूल नाम होता है ब्यूट, प्रतिस्थापियों के लिए लगा देते हैं अपन इल, तो इसीलिए हो जाता है ये ब्यूटिल। ये ध्यान रखना, जो भी प्रतिस्थापी होते हैं प्रतिस्थापियों के नाम के अंत में लगा दिया जाता है इल, इसीलिए है ये ब्यूटिल। अगला प्रतिस्थापी हम देखें, ये वाली स्थिति हमने पढ़ी है पहले भी, और इस स्थिति को अपन ने नाम दिया था नियो। तो नियो वाली स्थिति है, लेकिन नियो वाली स्थिति में कुल कार्बन 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। 5 कार्बन मतलब पेंट, तो पेंट है, लेकिन मैंने कहा प्रतिस्थापी के रूप में है इसलिए लगा देना है इसमें इल, तो ये हो गया आपका पेंटिल। और नियो समूह है इसलिए इसका नाम हो गया नियोपेंटिल। इसके अलावा यदि Cl जुड़ा हुआ है मुख्य श्रृंखला पर तो वो कहलाएगा क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन यदि जुड़ा हुआ है तो आयोडो, और फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे हम फ्लोरो। ये इनके नाम है। NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है नाइट्रो समूह। तो इस तरह से नाइट्रो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, नियोपेंटिल, ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, एथिल, मैथिल, ये सभी प्रतिस्थापियों के नाम आपको याद रखने हैं। यदि ये याद रहेंगे तो आप नामकरण बड़ी आसानी से दे पाएंगे। अगली बात हम करते हैं, जब प्रतिस्थापी तो जुड़े हुए हैं लेकिन समान प्रतिस्थापियों की संख्या ही 1 से अधिक हो, यानी 2 3 4 5 समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करें, तो समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो तो उनका नाम लिखने के पहले उनकी संख्या भी बताना होता है। जैसे 2 है तो हम उसको लिखेंगे डाई, 3 है तो उससे पहले लिखेंगे हम ट्राई। एक उदाहरण हम देखते हैं। ये मैंने एक संरचना बना ली है, इसमें मुख्य श्रृंखला सीधी है, ये
3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला यहां पर हमारे को प्राप्त हो रही है और 2 प्रतिस्थापी, एक ऊपर और एक नीचे। बच्चों ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, स्केलेटन बना रहा हूं, कंकाल बना रहा हूं। हाइड्रोजन आपको स्वयं को व्यवस्थित करने हैं। जैसे मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक बंध से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो यहां एक ही बंध बन रहा है, 3 बंध अभी बाकी है, इसीलिए ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा 3 हाइड्रोजन से, यानी ये हो जाएगा CH3। इसी तरह से ये भी एक ही बंध बना रहा है, ये भी हो जाएगा CH3, ये भी एक बना रहा है, ये भी हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3। क्या बीच वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन आएगा? नहीं, क्योंकि ये 4 बंध ऑलरेडी बना रहा है, चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ रहा है, 4 से ज्यादा बंध कोई कार्बन बनाता नहीं है। इसीलिए आपकी संरचना हो गई ये। मुख्य श्रृंखला आपने ये वाली चयन कर ली है, मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी है वो आपका प्रतिस्थापी है। अब आप देखिए, एक कार्बन का प्रतिस्थापी ऊपर है और एक ही कार्बन का प्रतिस्थापी नीचे है। एक कार्बन का प्रतिस्थापी आपका कहलाता है मेथिल समूह, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा। लेकिन अब मेथिल कितने हो गए आपके? 1 और 2 मेथिल समूह हो गए प्रतिस्थापी के रूप में, तो 2 हो गए और 2 के लिए हम काम में लेते हैं डाई। तो आप यहां नाम में लिखेंगे डाई मेथिल, सिर्फ मेथिल नहीं लिखेंगे, डाई मेथिल लिखेंगे, ध्यान रखना। और यदि एक ही मेथिल है तो आपको सिंगल मेथिल लिखना है। एक में अपन सामान्यतः मोनो शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ मेथिल, एथिल, प्रोपिल इसी तरह से लिखा जाता है। एक से ज्यादा होने पर हम इन संख्याओं का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को बोलते हैं ओक्टा और 9 को नोना और 10 को बोलते हैं डेका। इतने प्रतिस्थापी आ जाएंगे तो बहुत है, इतने तक आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा और भी कई बातें हैं ध्यान में रखने की। यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी है तो आपके सामने समस्या आएगी कि भैया पहले नाम में किसका लिखूं? 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो गए, मान लो क्लोरो भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया और मेथिल भी आ गया एक ही मुख्य श्रृंखला में प्रतिस्थापी के रूप में, तो अब मैं किसका नाम पहले लिखूं? तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है। जैसे क्लोरीन शुरू होता है C से, ब्रोमीन शुरू होता है B से, मेथिल शुरू होता है M से, तो अब अल्फाबेट में पहले आता है B, यानी पहले लिखेंगे आप ब्रोमो, फिर आता है C, फिर लिखेंगे आप क्लोरो, फिर आता है M, फिर आप लिखेंगे मेथिल। इस तरह से वर्णमाला के क्रम में आपको प्रतिस्थापियों के नाम लिखने हैं। और एक और बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी हम नाम लिखते हैं, नाम के समय यदि अंक का भी प्रयोग होता है कि कौन सी स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो 2 या 2 से अधिक अंक है तो उनके बीच में हम लगा देते हैं कोमा। अंक और नाम के बीच में लगा देते हैं हम हाइफन का चिन्ह, डैश का चिन्ह। जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहां समझा करके बताता हूं। जैसे यहां ब्रोमीन जुड़ गया है, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन यहां पे जुड़े हुए हैं। आपकी मुख्य श्रृंखला ये सीधी है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की है। 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और आपके 3 प्रतिस्थापी यहां पर है, ब्रोमो, ब्रोमो और ब्रोमो। अब देखिए कौन कौन सी स्थिति पर है। नंबरिंग अपन इधर से कर रहे हैं इसकी, तो एक तो दूसरे नंबर पर है, एक तीसरे पर है और एक चौथे पर है। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 3 4। 3 प्रतिस्थापी हो गए तो 3 के लिए क्या लगाएंगे अपन? ट्राई। 2 3 4 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और अब मुख्य श्रृंखला आपकी 5 कार्बन की है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट और अनुलग्न लगता है इसमें एन, तो ये हो गया पेंटेन। तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, जो भी संख्याएं लिखी है उन संख्याओं के बीच में लगा दिया हमने कोमा और संख्या और नाम के बीच में हमने लगा दिया है हाइफन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कोमा और हाइफन के बाद सबसे लंबी श्रृंखला में वर्णमाला क्रम के अनुसार जो पूर्व लग्न पहले आता है उसको पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी का, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। और अनुलग्न हमेशा एल्केन में आता है एन। जैसे मूल नाम तो होता है मैथ, इसमें लग जाता है एन तो ये हो जाता है मेथेन, यानी अनुलग्न हमेशा एल्केन में आपको लगाना है एन। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से नामकरण किया जाता है।
और देखिए सबसे पहला उदाहरण तो सिंपल सा मेथेन का दिया हुआ है, मूल नाम हो गया मेथ, अनुलग्न आ गया एन, तो ये हो गया मेथेन। तो मूल नाम कार्बन की संख्या के आधार पर आपको ध्यान रखना है। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन में मूल नाम हो गया एथ, अनुलग्न आएगा इसमें एन, तो ये हो जाएगा एथेन। 3 कार्बन है तो मूल नाम हो जाएगा आपका प्रोप, अनुलग्न आएगा एन और हो जाएगा ये प्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन यदि सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो ब्यूट में लग जाएगा एन, हो जाएगा ब्यूटेन। अब आप देखिए थोड़ा सा 4 कार्बन में जटिलता ला दी है। अब आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। अब सबसे लंबी श्रृंखला के चुनाव में आप देखिए जहां सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हो उस श्रृंखला का चुनाव हम करेंगे। तो यहां पर ये 3 कार्बन की या तो ये वाली ले लें या इधर ऊपर वाली भी हम ले सकते हैं। तो 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमारी प्राप्त होती है। 3 कार्बन में हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से आपका प्रतिस्थापी सबसे नजदीक हो। यहां पर ये प्रतिस्थापी आपका, अब यदि इधर से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है, यदि इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो भी दूसरे नंबर पे आता है। तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2 और 3। तो अब देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर मेथिल प्रतिस्थापी है, तो अब ये हो जाएगा आपका 2 मेथिल। ये पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया अपन ने। फिर मूल नाम में 3 कार्बन है, 3 कार्बन में लिखेंगे अपन प्रोप और प्रोप में लगा देंगे एन, तो हो जाएगा ये प्रोपेन। यानी आपका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, जिसका सामान्य नाम हमने पढ़ा था आइसोब्यूटेन के रूप में। इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखें। यहां पर ये एक और उदाहरण हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सबसे लंबी श्रृंखला आपकी सीधी श्रृंखला होगी, यहां पर 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। अब इसमें 2 प्रतिस्थापी आपके, एक Cl है और एक Br है। तो पहले हम प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं, नंबरिंग करेंगे यहां पर। अब आपके सामने समस्या है कि हम नंबरिंग किधर से करें। इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगी, इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगी। 2 ऑप्शन आपके पास है। अब आपको ध्यान रखना है कि किधर से नंबरिंग करनी है। तो फिर मैं बता देता हूं, अल्फाबेट में जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट में जो पहले आता है उधर से नंबरिंग करनी है। Cl क्लोरीन का C होता है, ब्रोमीन का B होता है। तो ब्रोमीन पहले आता है तो इस साइड से आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। तो अब आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर तो है ब्रोमो, यानी हो गया आपका 2 ब्रोमो। तीसरे नंबर पर क्लोरो, यानी हो गया आपका 3 क्लोरो। और आपकी मुख्य श्रृंखला है 4 कार्बन की, मतलब ब्यूट, और ब्यूट में लग गया एन, तो हो गया ब्यूटेन। तो इस तरह से आपका नाम हो जाता है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बात करते हैं आइसोओक्टेन। ये आपको नाम वैसे भी याद करना है, आइसोओक्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव हमारे को करना है। हमने कहा कि उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। तो यहां पर हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं ये वाला। इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेट में पहले आ रहा हो। पहली बात तो हमने ये देखी, ध्यान से समझना अब यहां पर बच्चों। लेकिन यहां पर जो भी प्रतिस्थापी हमारा, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल और ये भी मेथिल है, तो अल्फाबेट का तो यहां रोल ही नहीं है। तो फिर दूसरी बात हमारे को ध्यान रखनी है, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक आ रहा हो, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक आ रहा हो, नजदीक, जैसे इधर से शुरू करते हैं अपन नंबरिंग तो दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है। यदि हम इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो भी दूसरे नंबर पर ही प्रतिस्थापी आ रहे हैं बच्चों। तो अब फिर कंफ्यूजन हो गया कि अब किधर से नामकरण शुरू करें, नंबरिंग शुरू करें। तो अब आपको फिर ये ध्यान रखना है, तीसरी बात, यदि दोनों तरफ से प्रतिस्थापी समान नंबर से शुरू हो रहे हैं तो आपको देखना है कि किधर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है। जिधर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी उधर से नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो हम देखते हैं जब हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 और 2, तो इधर हमारे 2 प्रतिस्थापी है, दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी है। यदि हम इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो दूसरे नंबर पर मात्र 1 ही प्रतिस्थापी आता है। इसीलिए आपका नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो दूसरे नंबर पर 2 मेथिल है और चौथे नंबर पर 1 मेथिल है। इसीलिए हम यहां पर पहले 2, 2 और 4 3 समान समूह है, इसीलिए तीनों को एक साथ लिखेंगे, उनकी स्थितियां बताएंगे। तो यहां लिख दिया अपने 2, 2, 4 और संख्या में 3 है तो संख्या बताने के लिए लिख दिया ट्राई और प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल। तो हो गया 2, 2, 4 ट्राई मेथिल। और मुख्य श्रृंखला आपकी 5 कार्बन की है तो हो गया पेंट और उसमें लगा दिया एन, तो हो गया पेंटेन। तो 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाता है।
आगे हम देखते हैं, ये मुख्य श्रृंखला हमने ले ली 4 कार्बन की, प्रतिस्थापी हमारे 2 है, नाइट्रो और आयोडो। आयोडो का I पहले आता है, नाइट्रो का N बाद में आता है, इसलिए नंबरिंग अपन ने राइट हैंड साइड से शुरू की। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आयोडो है, तीसरे नंबर पर नाइट्रो है, तो 2 आयोडो 3 नाइट्रो और 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो ये हो गया ब्यूटेन। अगले वाले में हम देखें, यहां पर भी 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, प्रतिस्थापी 2 है, एक क्लोरीन का C है, एक फ्लोरीन का F है। अल्फाबेट में अब C पहले आता है, इसीलिए नंबरिंग आपकी शुरू होगी लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, तो आपका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, दूसरे नंबर पर क्लोरीन है, तीसरे पर फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरो और मुख्य श्रृंखला हो गई ब्यूटेन, लग गया अनुलग्न N, तो ब्यूटेन हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। अगला उदाहरण हम देखें, तो अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा समझदारी काम में लेनी है। कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला का आप चयन करेंगे, मैंने बताया था। यदि आप देखिए, यदि सीधी श्रृंखला आप लेते हैं, सीधी श्रृंखला लेते हैं तो 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो जाएगी और आपका प्रतिस्थापी हो जाएगा 1। यदि आप सीधी श्रृंखला का मुख्य श्रृंखला न मान करके और आप इस तरह से श्रृंखला चुनते हैं तो इसमें भी संख्या तो 5 ही होगी, लेकिन अब आपके प्रतिस्थापी हो गए 2। एक प्रतिस्थापी इधर एथिल हो गया है, एक प्रतिस्थापी इधर मैथिल हो गया है, इसीलिए हम इस श्रृंखला का यहां पर चयन करेंगे मुख्य श्रृंखला के रूप में। अब नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों, यदि नंबरिंग ऊपर से करते हैं अपन 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर आपका प्रतिस्थापी आता है। यदि हम नंबरिंग नीचे से शुरू करते हैं 1 2, तो आपका प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पर ही आ जाता है, इसीलिए आपकी नंबरिंग नीचे से शुरू होगी। तो यहां पर दूसरे नंबर पर मेथिल है और तीसरे पर आ जाता है एथिल। अब लेकिन नाम हमारे को कैसे लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। एथिल का E होता है और मेथिल का M होता है, तो पहले लिखा जाएगा एथिल, इसीलिए तीसरे नंबर पर एथिल है तो आपका नाम हो गया 3 एथिल। फिर दूसरे नंबर पर मेथिल है तो फिर लिखा जाएगा 2 मेथिल। मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की है तो पेंट और अनुलग्न लग जाएगा N, तो हो गया 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। तो इस तरह से आप एल्केन के नामकरण कर सकते हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको बड़ा आसान लगेगा उसके बाद। अब हम आगे चलते हैं, हमने मुख्य श्रृंखला के नाम वैसे पढ़ लिए हैं, 1 कार्बन मेथेन, 2 एथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन और इसी तरह से 10 तक हमने देख लिए थे। 10 को अपन बोलते हैं डिकेन, और यदि 20 हो तो उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है आइकोसेन। हाइड्रोजन तो आपको पता है दुगने से 2 ज्यादा यानी 42 होंगे। यदि 30 है तो इसको बोलते हैं ट्राइकोंटेन, और हाइड्रोजन की संख्या होगी दुगने से 2 ज्यादा यानी 30 का दुगना 60 में 2 जोड़ दिए 62 हो गए। अब यहां कुछ अन्य उदाहरण और मैंने दे रखे हैं आईयूपीसी नाम के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इनकी प्रैक्टिस खुद कीजिए और फिर मैच कीजिए कि आपके द्वारा दिए गए नामकरण सही है या नहीं है। और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम नामकरण करते हैं एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया, दुगने से दुगने हाइड्रोजन होते हैं। एल्कीन में कार्बन की तुलना में दुगने हाइड्रोजन होते हैं, मतलब CnH2n यहां पर सूत्र होगा, और यहां पर चूंकि द्विबंध होता है इसीलिए कहलाते हैं असंतृप्त। मैंने आपको पहले बताया था कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन त्रिबंध होते हैं तो ये कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर द्विबंध होगा, और इसका जो प्रथम सदस्य है, ध्यान रखना, एल्केन का प्रथम सदस्य तो था मेथेन जिसमें एक ही कार्बन होता है CH4, जबकि एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होगा वो होगा एथीन जिसमें 2 कार्बन होते हैं। यानी आप समझिए एक कार्बन का तो सदस्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब पहले ही कंडीशन यह है कि कार्बन कार्बन द्विबंध होना चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन का आपका सबसे पहला सदस्य होगा, प्रारंभिक सदस्य होगा, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है। और जो भी द्विबंध युक्त कार्बन होगा उन सब में हमेशा बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है, यह भी ध्यान रखना है। और एल्कीन में अनुलग्न ईन आता है, मैंने पहले बताया, एल्केन में एन, एल्कीन में ईन और एल्काइन में आइन अनुलग्न होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया करते हैं तो एक तेल जैसे द्रव का निर्माण कर लेते हैं, और तेल जैसे द्रव का निर्माण करने के कारण इनका एक और नाम है ओलिफिन्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ओलिफिन्स क्या है तो आपको सीधा सा जवाब होगा ओलिफिन्स एक एल्कीन होते हैं।
जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव का निर्माण करते हैं। एल्कीन के नामकरण के नियम देखें तो इसमें भी वही बातें हैं, मैं अब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं कि सबसे पहले तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, लेकिन अब यहां पर सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब आपका होना चाहिए कि उसमें द्विबंध भी होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। यदि द्विबंध नहीं है और आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिया तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पे बताता हूं, अब यहां पर आप देखोगे कि सबसे लंबी श्रृंखला तो सर ये वाली हो रही है, यहां पर 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है, इधर भी यहां मैं एक और लगा दूं तो 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन रही है। लेकिन आपको इस श्रृंखला का चुनाव नहीं करना है, आपको उसका चुनाव करना है जिसमें द्विबंध भी आ रहा हो, भले ही कम कार्बन की बन रही हो। इसीलिए यहां पर आपका सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी वो ये होगी, आपको ये वाली सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। 6 कार्बन की ही होगी, लेकिन इसमें अनिवार्यतः क्या आना चाहिए, द्विबंध भी आना चाहिए आपकी मुख्य श्रृंखला में। यदि बिना द्विबंध के आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अब अंकन करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से द्विबंध आपके नजदीक होगा। जैसे इसी श्रृंखला में हम देखें, इधर से एक दूसरे नंबर पर द्विबंध आ रहा है, जबकि इस साइड से हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 नंबर पे जाके द्विबंध आता है, तो इधर से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग होगी ऊपर से जिधर से आपका द्विबंध सबसे नजदीक होता है। और मान लीजिए किसी श्रृंखला में एक से अधिक द्विबंध उपस्थित हो, एक से अधिक द्विबंध उपस्थित होते हैं तो उनकी संख्या बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों का हम उपयोग करते हैं और उनके मूल नाम में आ शब्द और जोड़ देते हैं। आ जोड़ने का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, जैसे ये 4 कार्बन की श्रृंखला मैंने बना ली, 2 द्विबंध यहां पर जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन आपको व्यवस्थित कर देना है बच्चों, 2 यहां होंगे, एक यहां होगा, एक यहां होगा और 2 यहां होंगे। तो अब आप देखिए मुख्य श्रृंखला हो गई आपकी ब्यूट 4 कार्बन की, आपके द्विबंध पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर दोनों पर द्विबंध है तो ब्यूट 1 3, और 2 द्विबंध है तो संख्या बताने के लिए लगाना पड़ेगा डाई, ब्यूट 1 3 डाई। और इन द्विबंध के लिए क्या लगा देते थे अपन, इन। लेकिन अब यहां जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपको मूल नाम में क्या जोड़ देना है, आ। तो यहां ब्यूट न लिख करके आपको लिखना है ब्यूटा, यानी ब्यूटा 1 3 डाईइन इसका नाम हो जाएगा। और बाकी सारे के सारे नियम एल्केन के समान ही होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है, सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली होगी, 3 कार्बन की श्रृंखला होगी। दूसरे नंबर पर आपका प्रतिस्थापी है, नंबरिंग उधर से होगी जिधर से आपका द्विबंध नजदीक है, तो यहां नंबरिंग 1 नंबर ये होगा, फिर 2 और फिर 3। तो दूसरे नंबर पर पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो 2 मेथिल आ गया, और फिर प्रोप 1 इन। अब देखिए आप इसका नाम ऐसे लिखेंगे 2 मेथिल और फिर मूल नाम आना है, मूल नाम है प्रोप, और फिर आपका द्विबंध उपस्थित है 1 पर तो हो जाएगा इसका 1 इन। आपको ज्यादातर बुक में इस तरह से नाम दिखाई देगा, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है, आप इसी तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखें, 3 कार्बन की है, नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर से द्विबंध। अब प्रतिस्थापी का लेना देना नहीं है बच्चों, प्रतिस्थापी कहीं भी हो लेकिन अपना द्विबंध जिधर से नजदीक है उधर से नंबरिंग हमारे को करनी है। तो नंबरिंग यहां 1 2 और 3 होगी। तीसरे नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 3 क्लोरो, और प्रोप के साथ 1 इन है, यानी आपका नाम हो जाएगा यहां पर 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ये भी सही है, 1 प्रोपिन भी बोल सकते हैं या प्रोप 1 इन भी इसको कहा जा सकता है। तीसरा उदाहरण फिर वही है। अब यहां पर देखिए आप, नंबरिंग हम किधर से करें, यदि इस साइड से करते हैं तो दूसरे नंबर पर द्विबंध आता है, इस साइड से करते हैं तो भी दूसरे नंबर पर ही द्विबंध आता है बच्चों। यानी अब द्विबंध तो किधर से भी करें दूसरे नंबर पर ही आएगा। अब आपके सामने समस्या आ गई कि नंबरिंग किधर से करें। जब द्विबंध दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है तो अब आपको प्रतिस्थापी देखना है, द्विबंध दोनों तरफ से समान आ जाए उसके बाद फिर प्रतिस्थापी के पास चलना है हमारे को। अब प्रतिस्थापी किधर से नजदीक है तो प्रतिस्थापी इधर से पहले नंबर पर आएगा, इसलिए नंबरिंग आपकी इधर से ही होगी। तो 1 क्लोरो आ गया प्रतिस्थापी पहले नंबर पर, 4 कार्बन का ब्यूट है और दूसरे नंबर पर द्विबंध है, तो इसको अपन बोल सकते हैं 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, या 2 ब्यूटीन भी इसको हम बोल देते हैं।
इसी तरह से 2 कार्बन का है तो ये हो गया एथिलीन भी इसको कहा जाता है, एथ में इन लग गया, हो गया एथीन। 3 कार्बन का है प्रोप में इन लग गया, हो गया प्रोपीन। और इसी तरह से आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं और मैं आपका वहीं पर इसका आंसर भी दे दूंगा यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो। एक उदाहरण और देख लेते हैं लास्ट में। ये एक आपको यौगिक दिया हुआ है। अब इस यौगिक में आप देखिए सबसे लंबी श्रृंखला तो वैसे देखने पर आपको ये लगेगी कि 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई, लेकिन मैंने कहा इसका चयन नहीं करना है, हमारे को उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध अनिवार्यता आ रहा हो। तो इस श्रृंखला में तो द्विबंध आता नहीं है, इसीलिए हमारे को इस श्रृंखला का चयन यहां पर करना है क्योंकि इसमें द्विबंध आ रहा है। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से द्विबंध नजदीक हो, तो यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे कार्बन पर आपका प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है एथिल, तो 2 एथिल हो गया, और ब्यूट 1 इन यहां पर आपका हो गया, या 1 ब्यूटीन भी इसको अपन बोल सकते हैं। और प्रैक्टिस आपको करनी है। बात करते हैं एल्काइन के नामकरण की बच्चों। एल्काइन का नामकरण मैंने बताया, सामान्य सूत्र आपका दुगने से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी CnH2n-2 यहां पर होता है। यह भी एक प्रकार का असंतृप्त होता है क्योंकि इसमें त्रिबंध होता है, तो त्रिबंध युक्त ये कार्बन कार्बन यौगिक है। इसका पहला सदस्य जो होता है उसे एसिटिलीन या एथाइन कहा जाता है। पहला सदस्य होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कहलाता है एसिटिलीन या एथाइन। और इसमें बंध कोण का मान 180 डिग्री होता है, और इसमें जो अनुलग्न होता है वो आइन होता है। ये वही मुख्य बातें हैं एल्कीन की तरह ही आपको ध्यान में रखनी है। नामकरण के नियम भी एल्कीन के समान ही है बिल्कुल, यानी सबसे पहले तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और सबसे लंबी श्रृंखला में क्या होना चाहिए, त्रिबंध जरूर होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से त्रिबंध आपका सबसे नजदीक हो। एल्कीन में हम द्विबंध देख रहे थे, यहां पर त्रिबंध देखेंगे। फिर उसी प्रकार से यदि प्रतिस्थापी 1 से ज्यादा है तो डाइट्राई शब्द का उपयोग करेंगे, और मूल नाम में उसी प्रकार से आ शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे मैं फिर एक उदाहरण आपको यहां पर बता दूं, 2 ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, पहले और तीसरे कार्बन पर है, तो ये हो गया ब्यूट। लेकिन 2 त्रिबंध एक साथ होने के कारण मूल नाम में लगा देते हैं आ, तो ये ब्यूट नहीं होगा बच्चों, होगा ब्यूटा। और ब्यूटा के बाद फिर पहले और तीसरे पर त्रिबंध है, यानी 1 3 और 2 है तो लग जाएगा डाई, और अनुलग्न लगता है इसका आइन, तो ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाई आइन, इसका नाम हो जाएगा। बाकी सारे नियम एल्केन के समान ही होते हैं। कुछ उदाहरण देखें अपन उसी प्रकार से। वो सबसे लंबी श्रृंखला हमने चुन ली है, यहां पर 4 कार्बन की है, त्रिबंध हमारा पहले कार्बन पर है, इसीलिए नंबरिंग इसी साइड से शुरू होगी, और चौथे कार्बन पर अपना प्रतिस्थापी है, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो 4 क्लोरो, और फिर ब्यूट 4 क्लोरो ब्यूट, और पहले नंबर पर है आइन, तो हो गया 1 आइन, तो 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन, या 1 ब्यूटाइन भी इसको हम बोल देते हैं। इसी प्रकार से 5 कार्बन का उदाहरण है, पहले पर 5 और चौथे कार्बन पर त्रिबंध यहां पर उपस्थित है, तो ये हो जाएगा पेंटा। 5 कार्बन है, पेंटा पहले पर और चौथे पर, पेंटा 1,4 डाई आइन, इसका नाम हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, 1,4 पेंटा डाई आइन भी लिख देते हैं, यहां दोनों ही नाम लिखे हुए हैं, तो ये वाला नाम ज्यादा उचित होता है। 2 कार्बन की श्रृंखला है, एथ में लग गया आइन, हो गया एथाइन। 3 कार्बन है तो बोलते हैं प्रोप, अनुलग्न लग गया आइन, तो ये हो गया प्रोपाइन। और 4 कार्बन का है तो ये हो गया ब्यूट, और पहले नंबर पर है त्रिबंध, तो ब्यूट 1 आइन इसको कहेंगे, या 1 ब्यूटाइन भी इसको बोल देते हैं। ये हो जाएगा आपका ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन, क्योंकि दूसरे नंबर पर यहां पर आपका त्रिबंध जुड़ा हुआ है। यदि हम इस अंतिम उदाहरण को देखें तो यहां सबसे लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की है, दूसरे नंबर पर आपका प्रतिस्थापी है, और इधर से दूसरे नंबर पर ही आपका त्रिबंध है। तो अब वही समस्या, नंबरिंग कहां से शुरू करें, तो अपन ने बात की है नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से आपका त्रिबंध सबसे नजदीक हो। तो त्रिबंध
उधर से नजदीक आता है दाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से नंबरिंग शुरू होगी, दाएं से बाएं 1 2 3 4 5, और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है प्रतिस्थापी। तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 4 मेथिल, एक कार्बन का प्रतिस्थापी है, और तो ये हो गया 4 मेथिल, और मुख्य श्रृंखला आपकी है 5 कार्बन की यानी पेंट, और पेंट में दूसरे नंबर पर आपका त्रिबंध है तो इसको बोल देंगे 2 आइन, पेंट 2 आइन, यानी 4 मेथिल पेंट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा, या इसको 4 मेथिल 2 पेंटेन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये एल्केन और एल्कीन एल्काइन के नामकरण हुए। उम्मीद करता हूं आपको समझने में आए होंगे। वैसे नामकरण थोड़ा सा टफ पड़ता है शुरुआत में, यदि आप अच्छी खासी मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और आप आसानी से नाम देना शुरू कर देंगे। इसी तरह के टॉपिक देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अधिकतर कक्षा 10 के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सभी इसके लाभ अनुग्रहित कर सके। थैंक यू।